नमस्कार। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता भाग 13। भाग 12 में आपने सुना सुधा जो कि चंद्र के कहने से शादी को तैयार होती है। अब सुधा को देखने के लिए शंकर बाबू आते हैं तथा सुधा को पसंद करते हैं और उसे गिफ्ट के रूप में मोती की माला देते हैं तथा शादी की डेट फिक्स की जाती है। ठीक 1 महीने बाद अब आगे 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गानों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी विनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवा कर साहिबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पास वाली कोठरी में कुल्हड़, पत्तले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा आपन लड़के बच्चे का बियाह करे तो करतनी अस जवान चलाए लियो, अब इन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत है। तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बरी मुगौरी डलवाई, चावल की कचौरियाँ बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव की महाराजिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। विनती उनमें भी शामिल रहती। सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। उसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय बढ़ाती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखा था तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी। तो बिनती ने जवाब दिया अपने ब्याह में तो खुद बैंड बजाऊंगी। वर्दी पहनकर घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की छड़ प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा ने इनकार कर बिनती के आंसू जलजला आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते सुधा खाना खाती है या नहीं। विनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने
कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी भी नहीं किया हो अपनी ज़िंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइन, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों के इंतजाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि वह पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करने बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। विनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूखे होठ, सूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल। हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कराए? चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी। आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हो। चंदर ने काट फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकल जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ। चंदर गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी। मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट से आंखें पोंछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा। चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा, नहीं चंदर, आज बुरा भला मानने के लिए दिन बीत गए। अब गैरों से बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी। फिर घर के लोगों की बात का बुरा भला क्या? छोड़ो, ये सब बातें हैं। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है? देखे। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंस कर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा ना मान जाए। और सुधा उठकर खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही बहुत अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसा कह रहे हो वैसा तो कर रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। विनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं। चली उठा के बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है। ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहेंगी। विनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुमार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा। और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन में जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था। और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तले, कालीन, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। यहाँ अपनी जिंदगी की प्रेरणा
मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं। जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपनी आंसुओं से धोने की बजाय पतले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वाले की बातें में डूब जाते हैं, और यहाँ दो आंसुओं के डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार सनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कड़कड़ विचित्र हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर से आसमान और पांव तले धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपए देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में मुरझा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी उसके कानों से टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाद्य चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी। सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है। बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई, जहाँ उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी में चिरंतर मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंद्र को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा, पर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत, जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरारी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। न चेहरे की सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताज की। सिर्फ ऐसा लगता था जैसे सुधा का सब कुछ लूट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लूटी है, वरन आवाज भी लूट गई है, और नीरवता भी, वैभव भी लूट गया और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? विनती आई। चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया
और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्हें को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, तुम ही यह कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी सी पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो पड़ी। चंदर, अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ सोख लेता था, लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबरा कर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर की बाहों में मुंह छुपाई थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ बूझकर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना ही छोड़ दिया है। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह भपक कर रो पड़ी। चंदर ने विंती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर विंती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते विंती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए। सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, सिर्फ रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रोवाई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था। भावुकता से क्या फ़ायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर, यहाँ से अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हाल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 बजे ही आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। विंती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने विंती से कहा। विंती उर्द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए विंती, बुआ जी ने भंडारे की अंदर से आवाज़ लगाई, जाने कहाँ मर गई मुझौसी। अरे सिंगार पटार के बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा ना लगता है। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, विंती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन विंती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से विंती की पुकार मचती और विंती पंख लगाए उड़ रही थी। जब विंती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढ कर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो। चंदर, अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूँगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूँ, कल से ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू झलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना। तुम्हें हमारी कसम है, मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ नहीं बोला।
आंसू बहाते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया, जेब से रुमाल निकाला। क्यों आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। जी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया। चुपचाप अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठकर खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में विंती तौलिया ले आई। दीदी उन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, विंती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त है, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? मैं रहूँगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। चूँकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवा कर वह चाह ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रख कर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगा कर बोला, कहाँ चले कपूर साहब, नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, बहुत नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते थे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहें इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे, लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदन ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह, मैं शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्हीं पर होगा सब। हाँ कपूर बोला, बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे। अपने को बचाने का हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, आपकी दुआ है, चंदन ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा, हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीति क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकाल कर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। विंती कनस्तर से घी निकाल रही थी। चंदर गया और विंती की चोटी घसीट कर बोला, लो ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? विंती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आँख फाड़ कर क्या देख रही है? चंदर, कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, अब सुधा बहुत खुश रहेगी। कितना अच्छा होगा विंती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने विंती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा हमें दीदी समझाए क्या? अभी बताती हूँ। और घी से भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर विंती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और विंती की चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। विंती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और टोपी, सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की की कोई ऐसी वैसी नहीं। ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए, लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना कर दिया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए।
घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थीं। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, विंती को हमारे पास भेज दो। विंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आँख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ तो लोग खड़े हैं, इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में जब चंदर बता रहा था तो विंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुरा कर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ है कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है, मंडप में भी इसलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। विंती झेप गई और उठकर चल दी। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थे, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंद्र ने विंती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो पागलपन नहीं करते, इससे क्या फ़ायदा? विंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंचना भी नहीं मेरे पास छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से तने स्वर में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंद्र ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसी किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ, सोए रही, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है, कुछ खाओ पियो ना तो पड़े रहो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर विंती औधी पड़ी सिसक पड़ी है। विंती विंती, उसने विंती को पकड़कर हिलाया। अपनी विंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रुधे गले से कहा। विंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब मैं क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट पड़ा और विंती को एक डूबते हुए सहारे की तरफ पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और विंती का माथा सहलाते हुए अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे विंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा
चंदर ने विंती की पीठ पर हाथ रख कर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज़ बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो? क्यों? विंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था और नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी मंत्र का पाठ का स्वर बीच बीच में आने वाली किसी बाराती और औरतों की आवाज़ें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति सी को बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रौब भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे। वह आवाज़ों से पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदन ने फिर करवट बदली और आँख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन में छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आँख भी बंद करता तो चप्पल की पुतलियों से छा जाती। तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आँख लगी। किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था, उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नतनी डोरी के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इसी तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक जो कुछ थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पैताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा और उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रुधे गले से सुधा बोली, मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो, उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और फूलों को समेटा अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली। धीमे धीमे निःशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा, नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा, बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। आज यहीं तक। अगर आपको हमारी आवाज़ पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।